वादियों को गोली और बारूद से दहलाया है, मजहब के नाम पर बेगुनाहों का खून बहाया है। यह दहशतगर्द कम से कम इंसान तो नहीं हो सकते जिन्होंने नाम पूछ पूछ कर लोगों का खून बहाया है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि हम आपको एक ऐसी खबर से हर दिन रूबरू कराएंगे जिससे आपका सरोकार है। आज एक खबर को लेकर पूरा देश गुस्से में है। बात होगी आज उस बड़ी खबर पर। यार यहाँ पे जो दे यार तुम मौत की कसम मिल गई इनसे। अरे नहीं हम लोग फौज हैं, हम लोग मेरे बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हो, हम इंडियन आर्मी हैं। बैठो, थोड़ा बताइए हुआ पति को मार दिया। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। पति को मार दिया। ये जो विनीत साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे बच्चे को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, कश्मीरी आपसे शर्मिंदा है। आप हमारे यहाँ आए और आपके साथ इतना बड़ा सानिया हो गया। मैंने पहले भी बोला, फिर से बोलती हूँ कि हम पूरे मुल्क के लोगों से, हम कश्मीरी लोग जो हैं शर्मिंदा हैं। आतंकवादियों को उनकी ही भाषा में जवाब दे सरकार। और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी। ऐसी कार्रवाई होगी कि उनके आकाओं की पीढ़ियां पुश्तें याद करेंगी। व्यवस्था खड़ा करना चाहते हैं ताकि सारे हिंदुस्तान में जात पूछ करके इस प्रकार के कृत्य होने लगे। ये भूल जाते हैं आतंकवादी। इस समय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, और जब वो अपने शौर्य और अपनी वीरता पर आएंगे, मुझे बड़ा विश्वास है इन सब आतंकियों को, इन आतंकियों के आकाओं को जरूर समझ सकेंगे। आज दिल बेहद व्यथित है और आक्रोशित भी, क्योंकि कश्मीर में जो कुछ हुआ है वो हैवानियत की इंतहा है। नाम पूछा, धर्म पूछा, शक हुआ तो कपड़े उतरवाए, कलमा पढ़वाया और उसके बाद जैसे ही तस्दीक हो गई कि हिंदू हैं, कत्लेआम कर दिया। कहते हैं आतंक का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, लेकिन पहलगाम में आतंकियों ने मजहब पूछकर जिस तरह से बेगुनाहों का कत्लेआम किया वो वाकई में दिल दहला देने वाला है। धर्म पूछ पूछ कर आतंकियों ने निहत्थे पर्यटकों पर गोलियां बरसाई, चुन चुनकर पुरुषों को शिकार बनाया। 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए कत्लेआम के बाद यह दूसरा मौका है जब धर्म के आधार पर आतंकियों ने बेगुनाहों का शिकार बनाया है। यह अपने आप में बेहद हैरान कर देने वाला मामला है। यह अपने आप में दिल दहला देने वाली खबर है, एक ऐसी खबर जो कहीं ना कहीं रोंगटे खड़ी कर देगी, एक ऐसी खबर जो हैरान कर देगी कि आखिर होने क्या वाला था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना जाने कितने लोग गए थे कश्मीर, जिसको स्वर्ग कहा जाता है धरती का, उस स्वर्ग का, उसकी रूहानियत को देखने के लिए, उसकी खूबसूरती को निहारने के लिए, प्रकृति के उस अद्वितीय सौंदर्य को एंजॉय करने के लिए। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि इस स्वर्ग का सफर उन्हें पूरी जिंदगी के लिए जो है एक जख्म दे जाएगा। न जाने कितने महिलाएं चीख चीख करके चिल्लाती रहीं कि मुझे, मेरे पति को बचा लो, मेरे पति को बख्श दो, लेकिन किसी ने भी, कहीं से भी जो है किसी ने रहम नहीं किया। दोपहर के 3 बज रहे थे जब जब सेना की वर्दी पर 10 से 12 आतंकी आते हैं और उसके बाद आकर के पहले मजहब पूछते हैं, आईडी कार्ड देखते हैं, कहते हैं कलमा पढ़ के सुनाओ। जाहिर सी बात है कि जो वहां पर घूमने गए थे, अगर मुस्लिम नहीं थे तो उन्हें कलमा नहीं मालूम था। तो जिसने भी कलमा नहीं सुना पाया उसको पॉइंट 0 पर गोली मार दी। वहीं पर जो है ना जाने कितने लोग ढेर हो गए और यह पूरा तांडव कई मिनट तक चलता रहा, कोहराम मचा रहा, त्राहिमाम मचता रहा, लेकिन उसके बावजूद उनकी रूह तक नहीं कांपी। यह अपने आप में
बेहद हैरान कर देने वाला था। आतंकियों ने जिस निर्ममता के साथ इस नरसंहार को अंजाम दिया वो दिल दहला देने वाला था। महिलाएं रोती रहीं, चिघाड़ती रहीं, हमारे पति को छोड़ दो, लेकिन दरिंदों का दिल नहीं पसीजा। यह तस्वीर कर्नाटक से आए उस जोड़े मंजुनाथ और पल्लवी की है, जो कुछ घंटे पहले कश्मीर के डल झील में शिकारे में घूम रहे थे। उसके बाद पहलगाम में पति मंजुनाथ आतंकियों का शिकार हो गए। पत्नी पल्लवी ने आतंकियों से कहा मेरे पति को छोड़ दो, लेकिन नहीं माने, पति को गोली मार दी। और जब पति वहीं मरणासन स्थिति में लेट गए, उसके बाद पत्नी ने कहा कि अब मुझे भी गोली मार दो, लेकिन तब आतंकियों ने जो कुछ कहा वो वाकई में आपको सिहरा देगा। आतंकियों ने कहा तुम्हें नहीं मारेंगे, जाओ मोदी को बता दो। इस तरह की दरिंदगी जिस किसी ने भी देखी वो पूरी जिंदगी शायद ही उसे कभी भूल पाएगा। एक एक को पहचान करके गोलियों से भूना गया, एक एक को जो है दरिंदगी के साथ मारा गया। आप सोचिए कि आखिर कैसे हो सकता है। लोग चिल्लाते रहे, खास करके पुरुषों को शिकार बनाया गया, महिलाओं को छोड़ दिया गया जो है, और एक एक करके लोग वहां चिल्लाते रहे। वो जो तस्वीरें वो अपने आप में बेहद जो है हैरान कर देने वाली, बल्कि मैं कहूंगा दिल को विचलित कर देने वाली वो तस्वीरें हैं कि किस तरीके से एक एक व्यक्ति को गोलियों से भूना गया और 28 लोग इसके शिकार हो गए। साफ तौर पर जो आतंकियों का मकसद था दहशत फैलाना, दर्द, मातम, बेबसी और दहशत। पहलगांव की इस बैसरन घाटी में जो आए हुए पर्यटक थे उनके चेहरों पर साफ वो दहशत देखी जा सकती है। एक एक तस्वीरें आपका सीना छलनी कर देंगी। आंखों में आतंकियों की दहशत से वहां मौजूद एक एक परिवार कांप रहा था। आतंकियों ने ऐसा कहर बरपाया कि सेना के जवानों को भी लोग आतंकी समझकर उनसे अपने परिवार के लिए रहम की भीख मांगने लगे। जरा देखिए किस तरह एक महिला अपने बच्चों के लिए जिंदगी की भीख मांग रही है, वो भी सेना के जवानों से। अरे नहीं 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 नहीं, हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं, बैठो बैठो। मेरे बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। थोड़ा बताइए, हुआ पति को मार दिया। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। ये जो भीड़ सब है, प्रेशर, आप टेंशन मत लो, मेरे बेटे का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर भगवान के लिए बच्चा लो। ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? आपने आप बोले ना मुझे थी, क्या बोलते भेलपुरी खाली से, मेरा पति साइड में था। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। ये तस्वीरें वाकई में विचलित कर देने वाली हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की तस्वीरें हैं जब आतंकी कत्लेआम कर रहे थे, ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे थे, और वहां पर जो मौजूद महिलाएं थीं वो जिंदगी की भीख मांग रही थी, लोगों से कह रही थी मेरे पति को बचा लो, मेरे पिता को बचा लो, मेरे भाई को बचा लो। ना जाने किस तरह से मिन्नतें कर रही थी, बावजूद उसके आतंकियों का दिल नहीं पसीजा और एक एक कर गोलियों से छलनी करते रहे। और उसके बाद क्योंकि सेना की वर्दी में ही आए थे सारे जो आतंकी थे, और उसके बाद जब वो चले गए, उसके बाद सेना के असली जवान वहां पर आए बाकी लोगों को बचाने के लिए, तो लोगों ने समझा दरअसल ये आतंकी हैं। और उसके बाद जो भी कुछ हुआ वो वाकई में दिल दहला देने वाला था। वहां एक महिला अपने बच्चे के लिए भीख मांगती है, सेना के जवान से कहती है मुझे मेरे बच्चे को बख्श दो। तब उस सेना के जवान को कहना पड़ता कि हम लोग आर्मी से हैं और आपकी हिफाजत करने के लिए आए, आप घबराइए मत, आपका बच्चा सुरक्षित है। तो इस तरह के जो हालात थे वो वाकई में दहशत में लाने वाले थे, कभी न भूलने वाले थे। दरअसल जिन आतंकियों ने कहर बरपाया वो भी सेना की वर्दी में ही आए थे, और जब असली सेना के जवान हिफाजत के लिए वहां पहुंचे
तो लोगों ने उन्हें भी आतंकी समझ लिया। कुछ इसी तरह की बेबसी की और भी तस्वीरें आपका दिल झकझोर देंगी। टेलीविजन स्क्रीन पर ये जो लगातार तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये तस्वीरें उस त्रासदी बयां कर रही हैं, बता रही हैं कि उस वक्त की क्या स्थितियां थी, किस तरह के हालात थे और कैसे लोग त्राहिमाम कर रहे थे। दरअसल लंबे समय बाद जो पर्यटक थे उन पर इस तरह का अटैक हुआ है। 2019 में 370 खत्म होने के बाद कश्मीर घाटी में आतंक की कमर टूटी है। आतंकवादी और सीमा पार बैठे उनके आका पूरी तरह बौखलाए हुए हैं। बीते महीने ही हंदवाड़ा में पाकिस्तानी आतंकी सैफुल्ला को मार गिराया गया था। यह वही वजह है कि अब आतंकी पर्यटकों को निशाना बना रहे हैं, दहशत फैलाना चाहते हैं। इस हमले की टाइमिंग और लोकेशन भी गौर करने वाली है। अपने आप में जो आतंकी हमला हुआ इसकी टाइमिंग बहुत कुछ तस्दीक करती है। दरअसल आतंकियों ने जुलाई में शुरू होने वाली जो अमरनाथ यात्रा थी उससे पहले पहलगांव, क्योंकि एक पड़ाव है और वहां से अमरनाथ यात्रा का जो पहला जो पारंपरिक मार्ग है वो वहीं से होकर निकलता है, और अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले ये खौफ पैदा करके कहीं ना कहीं आतंकियों ने वहां आने वाले टूरिस्ट, वहां आने वाले श्रद्धालुओं को रोकने का काम किया है। इसके साथ ही जिस समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हिंदुस्तान के दौरे पर थे, भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे पर थे, उस समय इस अटैक को प्लान किया गया। यह पहली दफा नहीं है जब आतंकियों ने पर्यटकों या फिर वहां आने वाले तीर्थयात्रियों को निशाना बनाया हो। जरा ये भी जान लेते हैं कि कब कब आतंकियों ने पर्यटकों और श्रद्धालुओं को निशाना बनाया। साथ ही यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आतंकी पर्यटकों और श्रद्धालुओं को निशाना बनाते क्यों हैं। 4 जुलाई 1995 पहलगाम में पर्यटकों का अपहरण किया गया। हरकतुल अंसार के आतंकियों ने 6 विदेशी नागरिकों का जो पर्यटक थे उनका किया। 2000 में अनंतनाग अमरनाथ यात्रा में जा रहे श्रद्धालुओं पर हमला किया गया। 1 अगस्त 2000 को अनंतनाग और डोडा जिले में 5 अलग अलग जगह पर 100 से ज्यादा लोगों को निशाना बनाया गया। 20 जुलाई 2001 को तीर्थयात्रियों के एक कैंप पर हमला किया गया। अमरनाथ तीर्थयात्रियों के कैंप पर हमला करके वहां पर 13 लोगों को मार गिराया, 15 लोग जिसमें इंजर्ड हुए थे। 18 मई 2024 को कश्मीर में एक कपल पर फायरिंग की गई। 2024 9 जून रियासी में बस हमला हुआ। इस हमले में 9 लोग मारे गए, 33 घायल हुए। 14 नवंबर 2005 श्रीनगर में बड़ा हमला हुआ। श्रीनगर के लाल चौक इलाके में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हुए, 2 नागरिक भी मारे गए। तो इस तरीके से देखा जाए तो लगातार हर बार हर साल 1995 में पहलगाम में पर्यटकों का अपहरण किया गया था। तो इस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगातार आतंकी इस तरह के हमलों को अंजाम देते रहे हैं। लेकिन 2019 के बाद स्थितियों में काफी हद तक परिवर्तन आया। अलग अलग जगह पर जो आतंकी घटनाएं थीं उस पर कमी आई, लेकिन उसके बाद स्थितियां एक बार फिर से पलटी हैं। एक बार फिर आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया है। दरअसल आतंकी घबराए हुए हैं। घबराए इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब आतंक की दुकान बंद होने जा रही है। उसके पीछे की वजह है कि घाटी में जिस तरीके से अमन और चैन लौट रहा है, लोग एक बार फिर अपनी पटरी पर अपनी जिंदगी को लेकर के आ रहे हैं। टूरिज्म का कारोबार जोर पकड़ रहा है। यह अपने आप में आतंक के दहशतगर्दों को यह स्वीकार नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर घाटी के लोग अमन पसंद हो जाएंगे तो फिर आखिर कैसे चलेगी आतंक की दुकान। यही वजह है कि अब आतंकी घबराए हुए हैं और इससे पहले कि अमरनाथ यात्रा शुरू हो, इस पूरे उसको डिरेल करने की कोशिश हो रही है। पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों की संलिप्तता सामने आई है, लेकिन सीधे तौर पर टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम सामने आया है। द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ
जो लश्कर तैयबा का ही एक प्रॉक्सी आतंकी संगठन है। जैसा कि टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से साफ पता चलता है कि यह कोई अंग्रेजी नाम से बना कोई आतंकी संगठन है। इसके जरिए पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन दरअसल गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान समर्थित जो आतंकी संगठन हैं, कोई लश्कर तैयबा, कोई जैश ए मोहम्मद, हरकतुल अंसार, इस तरह के अलग अलग नामों से जाने जाते हैं जिनकी दूर से पहचान हो जाती है कि ये पाकिस्तान आतंकी हैं। लेकिन टीआरएफ इस तरीके से नाम देकर के ये बताने की कोशिश की है कि दरअसल ये हिंदुस्तान के लोकल मिलिटेंट हैं जो हिंदुस्तानी अवाम के खिलाफ, हिंदुस्तानी सरकार के खिलाफ आक्रोशित हैं और इसलिए हथियार उठा करके खड़े हुए हैं। यह बताने की कोशिश है कश्मीरियों का संगठन है जो भारत से नाखुश होकर हथियार उठा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि लश्कर तैयबा से ही टीआरएफ की फंडिंग होती है। यह संगठन कश्मीर में होने वाली टारगेट किलिंग को लगातार अंजाम दे रहे हैं। टीआरएफ का एक फॉल्कन स्क्वाड है, जो फॉल्कन स्क्वाड सबसे खूंखार दस्ता माना जाता है। एक ऐसा दस्ता जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस होता है। इस दस्ते के ज्यादातर आतंकियों को सुरक्षा बलों ने पहले ही ढेर कर दिया है। 2022 में 171 आतंकियों को मार गिराया गया था, जिसमें अकेले 108 टीआरएफ से जुड़े हुए थे। टीआरएफ को खतरनाक हथियारों की एक बड़ी किस्त मिली थी। फाल्कन स्क्वाड जो हथियारों का इस्तेमाल करता है वो इससे पहले कभी आईएसआईएस किया करता था। आईएसआईएस के खूंखार आतंकी उसका इस्तेमाल करते थे। तो जो लश्कर तैयबा का ये प्रॉक्सी संगठन टीआरएफ, वो जबरदस्त, लगातार खतरनाक हो चुका है। वो जिस तरीके से पहले वो ऑनलाइन संगठन के तौर पर सक्रिय हुआ करता था, उसके बाद हाइब्रिड आतंकियों के तौर पर काम करने लगा। दरअसल हाइब्रिड आतंकी एक स्लीपर सेल की तरह होते हैं, जो काम तो नॉर्मल जिंदगी की तरह करते हैं। वो कोई एयर हॉस्टेस होगा, कोई जो है परचून की दुकान चला रहा होगा, कोई वैज्ञानिक होगा, डॉक्टर होगा, कोई अलग अलग तरीके के कारोबार में व्यस्त होते हैं जिस पर किसी का शक नहीं जाता। लेकिन होता क्या है उसके बाद, जब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जब उन्हें कहा जाता है कि अब मौका आ गया, अब आपको काम करना है, उन्हें बाकायदा अत्याधुनिक हथियार दिए जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से ट्रेंड होते हैं, लेकिन स्लीपर सेल के तौर पर काम करते हैं। वो हाइब्रिड टेररिस्ट के तौर पर काम करते हैं और उसके बाद वो घटना को अंजाम देते हैं और उसके बाद फिर वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट जाते हैं। इस बार ये जो टीआरएफ ने बहुत बड़ा जघन्यतम नरसंहार किया है। पहलगाम हमले का ये जो मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद है, ये एक पाक अधिकृत कश्मीर से ऑपरेट करता है। इसकी लोकेशन रावलकोट बताई जाती है। सैफुल्लाह ने 1 महीना पहले ही हमले की चेतावनी दे दी थी। इसका 2019 का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो सैफुल्लाह कश्मीर का मसला ठंडा नहीं होने देगा ये धमकी दे रहा था। लगातार मजहब के नाम पर भड़काने की कोशिश कर रहा था। तो ये जो मास्टरमाइंड सैफुल्लाह, ये दरअसल हिजबुल से इसका सीधे तौर पर, जो लश्कर से, माफ कीजिएगा, लश्कर से इसका सीधे तौर पर कनेक्शन है और लश्कर का वो सेकेंड इन चीफ कहा जाता है। तो सैफुल्लाह ही इस पूरे नरसंहार का, पहलगाम में जो नरसंहार हुआ, इसका जो मास्टरमाइंड था वो सैफुल्लाह ही था। लश्कर कमांडर सैफुल्लाह पहलगाम हमले का मुख्य मास्टरमाइंड था और 2 महीना पहले से ही वो पहलगाम हमले की प्लानिंग में जुटा था। सज्जाद गुल के साथ मिलकर उसने तैयार की थी प्लानिंग। सज्जाद गुल टीआरएफ का हेड है। पाकिस्तानी आर्मी के संपर्क में लगातार था सैफुल्लाह। अगस्त 2024 में वो कतर भी गया था। इस्माइल हानिया, जिसको इजराइल ने मार गिराया था, इस्माइल हानिया को श्रद्धांजलि देने के लिए सैफुल्लाह कतर भी गया था। हमास लीडरों से भी मिला था। यानी सीधे तौर पर सैफुल्लाह खालिद के केवल और केवल पाकिस्तान से ही नहीं, बल्कि सैफुल्लाह खालिद कसूरी के हमास के साथ भी संबंध थे।
तो ये अपने आप में पूरा कनेक्शन किस तरीके से पाकिस्तान के साथ जुड़ रहा है, किस तरीके से ये पूरा कनेक्शन जो है हमास के साथ जुड़ रहा है, कैसे आईएसआई के साथ वो कड़ियां जुड़ रही हैं, वो अपने आप में बेहद अहम है। इस हमले में अगर बात करें तो अब तक 28 पर्यटकों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इस पूरे उसमें 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, बल्कि अभी 2 दर्जन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अभी भी घायल हैं। अलग अलग राज्यों से ये आए हुए लोग थे, इसमें 2 विदेशी भी हैं। हरियाणा, उत्तराखंड, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, ये वो तमाम राज्य हैं जहां से ये अलग अलग घायल आए थे। हम एक एक जो है मृतकों के नाम भी दिखा रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, पूरी इस घटना से आपको रूबरू भी करा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आतंकियों के शिकार हुए बेगुनाह हैं, ये क्या सोच करके गए थे और क्या जो है सोच करके जो है वो वहां पहुंचे और क्या हो गया। हम लगातार लिस्ट दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र से हेमंत सुहास जोशी, अतुल श्रीकांत मोनी, संजय लक्ष्मण लाली, दिलीप दसाली, कस्तूरबा गवंतोय, संतोष जागधा, पश्चिम बंगाल से बिटन अधिकारी, समीर गुहार, कर्नाटका से मधुसूदन सेमिसिट्टी, मंजूनाथ राव। ये वही मंजूनाथ राव हैं जिनकी पत्नी गुहार लगाती रही और आतंकियों ने कहा मोदी को जाके बता देना। भरत भूषण, वो तमाम नाम हैं। मध्य प्रदेश से सुशील नाथ्याल, गुजरात से सुमित परमार, शैलेश भाई कलाठिया, यतेश परमार, जम्मू कश्मीर से सैयद आदिल हुसैन, हरियाणा से विनय नरवाल, उत्तराखंड के नीरज उधवानी, उत्तर प्रदेश के शुभम द्विवेदी, उड़ीसा से प्रशांत कुमार सतपथी, बिहार से मनीष रंजन, चंडीगढ़ से दिनेश अमरवाल, आंध्र प्रदेश से जे सचंदा मोली, अरुणाचल प्रदेश से तो ये वो तमाम अलग अलग नाम हैं मृतकों के जो आतंक का शिकार हुए हैं, जो इस नरसंहार का शिकार हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इस पूरे जो नरसंहार हुआ, जो कत्लेआम हुआ, आखिर इसको धार्मिक जिहाद के आधार पर हिंदुओं को चुन चुन करके जिस तरीके से कत्लेआम किया गया, मौत के घाट उतारा गया, आखिर इस धार्मिक जिहाद के पीछे उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है। पहलगाम में पर्यटकों के साथ हुआ जो नरसंहार है, ये कश्मीर फाइल्स पार्ट 2 क्यों कहा जा रहा है, इसकी इस इनसाइड स्टोरी के बारे में बात करेंगे और आपको समझाएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये पूरा जो धार्मिक जिहाद है, ये धार्मिक जिहाद जो है कहीं ना कहीं इसको रूप दिया गया और जो पुलवामा के बाद हुए सबसे बड़े आतंकी हमलों को कश्मीर में धार्मिक जिहाद की वापसी के तौर पर देखा जा रहा है। आखिर धार्मिक जिहाद है क्या, इसे हमने नाम दिया है कश्मीर फाइल पार्ट 2। अतीत में अगर जाएं तो कश्मीर में धार्मिक जिहाद की शुरुआत 700 साल पहले ही हो चुकी थी। 1338 ईस्वी में कश्मीर में पहले मुस्लिम शाहमीर वंश की स्थापना हुई थी। इस वंश ने 220 सालों तक शासन किया, लेकिन इस वंश का सबसे कट्टर और क्रूर शासक था सुल्तान सिकंदर, जो 1389 में गद्दी में बैठा। उसके शासनकाल को कश्मीर का काला अध्याय कहा जाता है। यह सुल्तान धर्म के नशे में चूर था और इसने सुहा भट्ट नाम के एक ब्राह्मण को पहले मुस्लिम बनाया, उसको सैफुद्दीन नाम दिया और उसे अपना सलाहकार बनाया। उसकी बेटी से खुद निकाह किया। उसके बाद सैफुद्दीन के कहने पर ही सुल्तान ने कश्मीर के सभी ब्राह्मणों को मुसलमान बनने का आदेश दिया। उसके शासनकाल में जमकर मंदिर तोड़े गए। जिन्होंने इस्लाम नहीं कबूला उनका कत्लेआम किया। घाटी से बाहर जाने का फरमान सुना दिया, लेकिन 1420 ईस्वी में सुल्तान का बेटा जैनुल आबादीन गद्दी में बैठा, जो अपने पिता से पूरी तरह अलग था और धार्मिक सहिष्णु था। उसने मंदिरों के निर्माण कराए, कश्मीर में हिंदुओं को फिर बसाया।
उसने कश्मीर में गोहत्या में भी रोक लगाई। यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि एक बार फिर कश्मीर को जैनुल आबादीन की जरूरत है। एक बार फिर कश्मीर को जरूरत है उस तरह के शासक की जो न सिर्फ कश्मीर में एक बार फिर अमन चैन ला सके बल्कि वो सहिष्णुता की बहार ला सके। उसके बाद 1989 में एक बार फिर कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नफरत की आग भड़क गई। नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर के नारों के साथ जेकेएलएफ और हिजबुल की शह में कट्टरपंथी कश्मीरियों ने हम क्या चाहें आजादी, ए जालिमों, ए काफिरों, कश्मीर हमारा छोड़ दो के नारे बुलंद कर कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम करने लगे। उनकी महिलाओं की अस्मत को तार तार करने लगे। मजबूरन आधी रात में लाखों की तादाद में कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। वो कश्मीर फाइल्स था कि कैसे महिलाओं ने अपनी अस्मत के लिए न सिर्फ घाटी छोड़ी, रातों रात अपने घर बार छोड़ दिए और शरणार्थी कैंपों पर चले गए। उस वक्त भी धर्म देख करके नरसंहार किए गए थे, कत्लेआम किए गए थे। मस्जिदों से बाकायदा फरमान जारी किए गए थे कि हिंदुओं घाटी छोड़ दो, कश्मीर छोड़ दो। और एक बार फिर यही हुआ है। पहलगाम में भी यही हुआ है कि धर्म पूछा, कलमा पढ़वाया और जब इस बात की तस्दीक कर ली उसके बाद क्या किया? उसके बाद कत्लेआम कर दिया। कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बाद से घाटी में लगातार अमन चैन लौट रहा है और यही वहां पर अर्थव्यवस्था भी गुलजार हो रही थी। उसकी आंकड़े हैं, देखिए पर्यटन को कैसे 2020 में 34 लाख, 2021 में 1 करोड़ 13 लाख, 2022 में 1 करोड़ 88 लाख और 2023 में 2 करोड़ 11 लाख और 2024 में 2 करोड़ 35 लाख पर्यटक घाटी में पहुंचे हैं। ये डेटा बता रहा है कि आखिर किस तरह वहां अमन बहाली हो रही थी, किस तरह वहां पर पर्यटन की वजह से आम कश्मीरियों के चेहरे खिले हुए थे और कैसे उन्हें लग रहा था कि एक बार फिर जो कश्मीर का स्वर्ग है वो वापस लौट रहा है। वहां पर आतंकियों के लगातार कत्लेआम हो रहे थे, एनकाउंटर किए जा रहे थे, सेना ने एक के बाद एक आतंकियों को मार गिराया। तो ये जो दोनों चीजें थी इसने मिलकर के घाटी में वो अमन कायम किया, घाटी में एक बार फिर खुशहाली लाई। लेकिन ये आतंकियों को बखूबी मालूम था कि अगर कश्मीरी आतंक से मुंह मोड़ लेगा तो फिर इन दहशतगर्दों का रहनुमा कौन, दहशतगर्दों को पालेगा पोसेगा कौन? आतंकियों को मिलने वाला समर्थन भी अब कमजोर पड़ता जा रहा था। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार लगातार कश्मीर में विकास और पर्यटन के लिए प्रयासरत है। कश्मीर में देश का पहला केबल ब्रिज भी बनकर तैयार हो गया, जिसके बन जाने से कश्मीर में टूरिज्म को और 4 चांद लगेंगे। लगातार सड़कों का संजाल बिछाया जा रहा है, ट्रेनों को बढ़ाया जा रहा है, वंदे भारत से ट्रेनें चलाई जा रही, तो विकास का एक तरफ पहिया तेजी के साथ घूम रहा है, लोगों को अमन का एहसास हो रहा है, कारोबार बढ़ रहा है। लेकिन हुआ क्या? यही सबसे बड़ी बात है। यूं तो इस पूरी खबर में कोई पॉजिटिव चीज नहीं है, लेकिन सिर्फ सकारात्मक यह है कि हिंदुस्तान हर बार जख्मों के बाद पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। एक बार फिर पूरी सरकार, पूरा देश एक साथ खड़ा है। इस दुख की घड़ी में हर कोई हाथ से हाथ मिलाकर कह रहा है। और इतना ही नहीं, उसके नारे वो गूंज रहे हैं, वो कह रहा है कि हमें अब इस दहशतगर्दी से निजात चाहिए और आतंकियों के खिलाफ, आतंकियों के पनाहगारों के खिलाफ बड़ा एक्शन चाहिए। यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में थे। उन्होंने तत्काल गृहमंत्री अमित शाह को न सिर्फ पहलगाम भेजा बल्कि इसके साथ ही खुद पल पल की अपडेट लेते रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा छोड़ करके वापस आए और उन्होंने कड़ा संदेश दिया। इस बीच पाकिस्तान की सफाई भी आई। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि यह हिंदुस्तान की अपनी आंतरिक बगावत का परिणाम है, इससे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि पीओके में, बलूचिस्तान में इंडिया उल्टा न्यूसेंस क्रिएट करता है, उसी का खामियाजा है। तो एक तरफ वो घड़ियाली आंसू भी बहा रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी सातिराना हरकत, वो अपना चरित्र भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो है पाकिस्तान की नापाक हरकतें हैं। लेकिन अब आतंकियों का खेल खत्म होने वाला है। अब बहुत हो गया। एक और सर्जिकल स्ट्राइक
का इंतजार पूरा देश कर रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह वापस लौटने के साथ ही एयरपोर्ट में ही अधिकारियों से बैठक की, गृह मंत्री अमित शाह ने 48 घंटे तक लगातार घाटी की स्थितियों को परखा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीसीएस की बैठक बुलाई है, यह सब कुछ बता रहा है कि इंतजार कीजिए, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जो इन आतंकियों को नेस्तनाबूद कर देगा, कुछ ऐसा होने वाला है जो इन आतंक के पनाहगारों को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान आज घड़ियाली आंसू बहा रहा है। चाहे अमेरिका हो, चाहे रसिया हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, दुनिया के तमाम मुल्क इस तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हो गए हैं और भारत के साथ आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि किसी भी बेगुनाहों की जान लेने वाले दहशतगर्द को बख्शा नहीं जाएगा, भले ही उसके लिए किसी भी सीमा तक क्यों ना जाना पड़े। इससे पहले हमने देखा था पुलवामा अटैक के बाद जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक की गई, वो अपने आप में नजीर है। एक बार फिर देश इंतजार कर रहा है दहशतगर्दों के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब का। तो आज के इस पूरे विश्लेषण में बस इतना ही, लेकिन देश के इस गुस्से पर सिर्फ इतना ही कहा जाएगा कि गुस्सा होना लाजमी है, लेकिन इसी गुस्से को ब्रह्मास्त्र बना करके हमें उन आतंकियों, उन दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल करना होगा और पूरे देश को जागना होगा और यूनाइट होना होगा कि धर्म के नाम पर कत्लेआम स्वीकार नहीं करेंगे। नमस्कार।